नमस्कार, मैं हूं नगमा और ये है 5 की बात। फैसला ये लिया गया है कि मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों में एक दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। पढ़ाई किताबों के बगैर होगी। इसके अलावा क्लास 2 तक बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस नीति पे सैद्धांतिक तौर पर मुहर 2022 में लगी हुई थी, लेकिन अब जो नए एकेडमिक सेशन शुरू होगा उसमें इसे सख्ती से लागू करने की बात है। इसके तहत यह किया जाएगा कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बिना बैग के क्लास होगी। छात्रों के बस्ते का वजन भी जो तय मानक है उसके दायरे में ही होगा, जिसकी हर 3 महीने पे जांच होगी। दूसरी क्लास तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा और तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 घंटे का ही होमवर्क दिया जा सकेगा। छठी से 8वीं तक के बच्चों को रोजाना 1 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है। 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों को 2 घंटे रोजाना होमवर्क दिया जा सकता है। दरअसल ये सारे प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में शामिल हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू करने का ऐलान किया था। इस नीति के तहत बस्तों का वजन भी तय है। दूसरी तक के बच्चों के जो बस्ते हैं, स्कूल बैग हैं, उनका वजन 1.6 किलो से 2.2 किलो तक हो सकता है। तीसरी से 5वीं तक के बस्ते का वजन 1.7 किलो से लेकर 2.5 किलो तक हो सकता है। क्लास 6 और 7th के बच्चों का जो बैग्स हैं उसके वजन 2 से 3 किलो हो सकते हैं और 8वीं के बच्चे 2.5 से 4 किलो तक का बस्ता ले जा सकते हैं, जबकि 9th और 10th के बच्चों का जो बैग है वो 2.5 किलो से 4 किलो तक हो सकता है। नियम के मुताबिक स्कूल में बस्तों के वजन का ये चार्ट होना चाहिए। स्कूल ऐसी रूटीन बनाएंगे जिसमें बच्चों को सारी किताबें और कॉपियां एक साथ न लानी पड़ें। और यही नहीं, 8वीं तक के विद्यार्थियों की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, यानी कि जो नोटबुक्स हैं और अन्य जरूरी सामग्री हैं, वो स्कूल में ही रखने की व्यवस्था होगी। तो जोर है बच्चों पर तनाव घटाने को लेकर। इसका पढ़ाई पर असर क्या पड़ेगा, इससे कितना तनाव घट पाएगा, इसको लेकर अभिभावकों से लेकर जो शिक्षाविद हैं उनकी अपनी अपनी राय है। और आपकी इस पर क्या राय है, आप भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं। इन नंबर पे हमें कॉल कीजिए 7303388311। तो इस पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक कॉल आया है इंदौर से। आभा जैन हमारे साथ हैं। आभा जी, ये मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले लागू किया गया है, ये फैसला लिया गया है, न्यू एकेडमिक सेशन होगा उसमें ये लागू किया जाएगा। सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं बातें, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल क्या होता है जब बच्चों का ज्यादा वजन बैग का बढ़ता है तो इससे आर्थिक रूप से भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और ना सिर्फ बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। कई प्रकार की किताबें होती हैं, कॉपियां होती हैं, जो बोझ लेके बच्चे जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि प्रेयर में बच्चे गिर जाते हैं और उनको कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। तो कुछ ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिससे बच्चों की जो किताबें हैं वो कम हो। ना सिर्फ ये फैसला, अगर ऐसा कुछ तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अभी जो है वो बच्चों के बैग्स कितने भारी होते हैं, जो छोटे बच्चे जाते हैं क्लास 1-2 के, और क्या किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल्स हैं काफी, अभी ये प्रावधान नहीं है कि बच्चे अपनी ज्यादातर किताबें स्कूल में रख सकें? जी, देखिए, बिल्कुल क्या होता है कि बच्चों का वजन वैसे तो कम बताया जाता है, लेकिन जो जैसे मेरा बच्चा है वो दूसरी क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसके जो बस्ते का वजन है वो 2 से 2.5 किलो से भी ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को लाने ले जाने में भी काफी परेशानी होती है। तो आप ये मान रही हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, जहां पर कम से कम बच्चों के बैग्स की जो वेट है उसको रेगुलेट करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, वो एक अच्छा फैसला है। ठीक है, नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए, एक और कॉलर हैं, नितिन कुमार बिजनौर से जुड़ रहे हैं। नितिन, आपने ये खबर सुनी तो उस पर आपको क्या कहना है, आपका क्या इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सुझाव क्या है? एक दिन अगर बैगलेस डे होगा बच्चों के स्कूल में तो इससे बच्चों का मानसिक तनाव कम होगा। एक दिन से नहीं होगा मैडम, इसका मानसिक तनाव से मतलब हमारे बच्चे जो हैं इसमें हम नई नई टेक्निक हम ला सकते हैं स्कूलों में।
जैसे कि अभी प्रोजेक्टर वर्क है, हम LKG नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक जो है प्रोजेक्टर वर्क करा सकते हैं। और अपनी स्टडी को बच्चों को सिखाने के लिए जो एक्टिविटी है वो कार्टूनों द्वारा, ये चीजें प्रोजेक्ट के थ्रू भी हम इसको करा सकते हैं, तो ये सफल हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि एक ही दिन क्यों, बल्कि कुछ क्लास, छोटे क्लासेस में तो ये बैग्स ले ही नहीं जाने ये चाहिए, ऐसा भी? हाँ, रेगुलर ही हटा देना चाहिए जी। रेगुलर ही हटा देना चाहिए छोटे ग्रेड्स में। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद आपका नितिन। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं जिनकी राय इस पर लेंगे। और आप बता दें कि आप तमाम लोग हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे और आपके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की बात है। तो ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, जिसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है ये बदलाव कैसा है? और जगहों पर भी ये होना चाहिए? आप हमें ज़रूर कॉल करके बताएं। और जब तक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो शिक्षाविद है, इस फैसले पर आपका क्या कहना है? पहले ये एक दिन अगर बैगलेस डे हम करते हैं, हालांकि ये सारी बातें सैद्धांतिक तौर पे पहले भी मानी गई हैं, लेकिन बहुत ही इसको अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है त्रिपाठी साहब। अब ये लागू करने की बात है नए शैक्षणिक सत्र से। नगमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह का विचार हुआ है, बल्कि शिक्षा शास्त्रियों में और शिक्षाविदों में ये बहस लंबी चली है कि छात्रों का जो बस्ता है वो उनकी आवश्यकता से अधिक है। कई बार तो ये होता है कि बच्चे बस्ते को उठा नहीं पाते हैं। और हमारे साथ एक डॉक्टर बिरदी थे, उनके साथ हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में हमने ये पाया कि बच्चे जो हैं वो बच्चे उठा नहीं पाते हैं, और स्कूल जाते वक्त उनके कंधे पर इतना बड़ा वजन होता है। तो वो डॉक्टर थे, उन्होंने हमसे कहा कि वजनदार बच्चों के बस्ते जो होते हैं उसके कारण बच्चों के, कोमल बच्चों की स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, और जो बहुत कालांतर में बहुत आगे जा कर के उनको तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात को एक बार वो मिले तो उन्होंने बहुत सारे केसेज बताए जिसमें बहुत सारे बच्चों को कमर में दर्द, तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मानसिकता जो है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन में लोगों ने बस्तों का वजन बढ़ाना, और ख़ासकर बहुत ही सुंदर, और कहना चाहिए कि जो आर्ट पेपर, मोटे आर्ट पेपर की किताबें रंगीन, उनको महंगा करके तो बच्चों के साथ लगाया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जी, महंगी भी होती है, भारी भी होती है, लेकिन त्रिपाठी साहब, भारी होती है जी। एक तो ये एक दिन है बैगलेस डे, सवाल ये भी है कि नोटबुक्स जो है वो स्कूल में रखी जाएं, ज़रूरत की चीज़ें स्कूल में रखी जाएं। प्राइवेट स्कूल्स को अगर हम छोड़ें और बाकी तमाम स्कूल्स की भी बात है, तो ये स्कूल्स में क्या इतना ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज हैं, इतनी जगह होती हैं कि किताबें, नोटबुक्स ये सब स्कूल में रखी जाएं? और एक दिन अगर बैगलेस होगा तो वो बैगलेस डे में बच्चों को टीचर्स एंगेज कैसे करेंगे? इसलिए टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं। इस तरह की भी अभी ये मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी पहल हुई है, पर कुछ लोगों को ये भी फिक्र होने लगेगी कि बच्चे करेंगे क्या बिना बैग के एक दिन। नहीं, मैं इसका इस जो प्रस्ताव का, जो सरकार ने जो निर्णय लिया, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आपने जो एक चिंता बताई है वो भी है कि यहाँ के स्कूल बहुत इक्विप्ड नहीं हैं, उनके पास बहुत संसाधन नहीं है, खासकर सरकारी स्कूलों के पास संसाधन नहीं है। और बहुत सारे स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो प्रवेश के साथ ही ये कह देते हैं कि हम बच्चों के ऊपर होमवर्क नहीं देंगे और बहुत सारा हम उनके लिए बस्ता नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो सब उसी रूटीन में आ जाता है और भारी भारी बस्ते बच्चों को लेना पड़ते हैं। और जिस मानसिक तनाव की बात आप कर रही हैं, वो मानसिक तनाव केवल बच्चों को नहीं होता, बच्चों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी होता है। तो ये स्वागत योग्य कदम तो है। मुझे लगता है कि 5वीं क्लास तक बच्चों को बस्ता फ्री होना चाहिए, और स्कूल में जितना संभव हो, जितने रोचक तरीके से आप पढ़ा सकें। बहुत सारी आजकल डिवाइसेज आ गई हैं, बहुत सारे नाटकों के तरीके से आ सकते हैं, बहुत सारे कलात्मक तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहले भी पढ़ाए जाते रहे हैं जब कोई संसाधन नहीं थे। अब अगर ये मध्य प्रदेश शासन इसको लागू कर पाता है, क्योंकि इसमें बहुत संदेह है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जी, आप जैसा जो कह रहे हैं ना कि अब कोविड ने भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है भी क्लासेस लेने के लिए, तो अब अगर बच्चे जब स्कूल भी जाते हैं तो आपके पास ये गैजेट्स भी हैं जिसके जरिए आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। अगर किताबें वहाँ पे बच्चे हर रोज़ लेकर ना भी आए तो, लेकिन ये ज़रूर है कि पढ़ाने का तरीका वो बदलना पड़ेगा, टीचर्स को भी सीखना पड़ेगा कि और किस तरह से पढ़ाया जा सकता है
पढ़ाई रोचक बनाकर। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दो और कॉलर्स। एक वीरेंद्र देम्बी साहब जुड़ रहे हैं जम्मू से और अशोक कुमार भी हैं फोन लाइन पे चंपारण से। वीरेंद्र देम्बी, ये फैसला आपने सुना, ये फैसला कैसा आपको लगा सुनने के बाद में? मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है और जगहों पर भी ये क्या होना चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं? बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसकी चर्चा बहुत देर से हो रही है क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि बच्चे, विशेषकर छोटे बच्चे, बैग के बोझ से ही दब जाते हैं और उनके लिए ये बहुत ही कष्टदायक होता है। अब बच्चे केवल पुस्तकों से नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं विद्यालय के वातावरण से, बच्चे सीखते हैं विद्यालय की गतिविधियों से, और उन सब का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास। और ये सब जो उनका अनुभव होना चाहिए, ये आनंददायक होना चाहिए। ये जो अभी कहा जाता है कि 5वीं तक बच्चों को बैग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो विद्यालयों के अध्यापक भी पूरी तरह से प्रशिक्षित हों, क्योंकि ये नहीं है कि हमें सिर्फ बैग खत्म कर देने हैं तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई होगी जब विद्यालय में ऐसा वातावरण हो कि बच्चों को विद्यालय के वातावरण से ही उनकी शिक्षा हो सके। उसमें हम टेक्नोलॉजी का भी ले सकते हैं। जैसे हमारे साथ जुड़े मेहमान जैसा बता रहे थे अभी रामप्रकाश त्रिपाठी जी, जो शिक्षाविद हैं, कि कम से ग्रेड 5 तक है, हो सकता है कि बच्चे बिना बैग के, बिना किताबों के स्कूल के वातावरण से अलग अलग तरीकों से सीखें। अशोक कुमार जी, आप फोन लाइन पे हैं हमारे साथ चंपारण से। आपकी क्या जी बताइए। मैं फौज से रिटायर हूँ मैडम, और मेरा ये पूछना है कि बिना बस्ते के बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्यों नहीं उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाए और बच्चों को खिला के, कुदा के और पढ़ाया जाए। जी हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक दिन कुछ आप अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। बच्चे जरूरी नहीं कि किताब से पढ़ें, कुछ और तरीके से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे विद्यालय का वातावरण होता है, वहीं पे सीखने की बहुत सारी गुंजाइश होती है। धन्यवाद आपका इस सुझाव के लिए। हमारे साथ रामप्रकाश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। रामप्रकाश जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या और तरीके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, दुनिया के और भी देश हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके भी हैं पढ़ाई के। और जो बात आप कह रहे थे कि ग्रेड 5 तक अगर हम बिना बस्ते के, बिना किताबों के पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, उसके लिए प्रशिक्षित होना पड़ेगा टीचर्स को भी। तो दूसरे भी सिस्टम्स हैं जिसमें इस तरह से पढ़ाई होती है, आउटडोर रखा जाता है बच्चों को ज़्यादा और आसपास वातावरण से सिखाया जाता है। नगमा जी, हमारे यहाँ एक बहुत पुराने, गुजरात के एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने ड्यू स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, पाठशाला भंग कर दो, ये एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और वो नदी को पढ़ाने के लिए नदी के किनारे जाते थे, जंगल को पढ़ाने के लिए पास के जंगल के पास जाते थे और बच्चों को वातावरण के साथ समरस करने की कोशिश करते थे और वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसको सीखते थे। और वो पुस्तकें भी सारी दुनिया में छपी हैं जो डी स्कूलिंग सोसाइटी की एक तरह से उसको प्रमोट करती हैं, उनके उसका समर्थन करती हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर हमको नैसर्गिक, हमारे पास बहुत सारे बीएड कॉलेजेज होते हैं, हमारे बीएड कॉलेजेज की शिक्षा प्रणाली होती है और ये 1-2 साल के अंदर इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है। सवाल ये है कि ये घोषणाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ये असंभव काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से अपने शिक्षा देते हैं। बच्चे, अब माएँ, दादियाँ, नानियाँ सब हमको बचपन में जो शिक्षा देती हैं, जिसे हम संस्कारिक शिक्षा कहते हैं, वो भी तो एक शिक्षा है। अगर वो घर के वो संस्कार हमारे जीवन भर में रह सकते हैं तो हमारे स्कूलों में हमारे शिक्षक अगर नई तरीके से नवाचार करके पढ़ाएं तो क्यों संभव नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि बिल्कुल संभव हो सकता है। छोटे बच्चों के ऊपर बोझ होना नहीं चाहिए।
ये लोड नहीं होना चाहिए, किताबों का लोड नहीं होना चाहिए, बस्तों का नहीं होना चाहिए, और उनको सीखने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है आसपास से सीखने की। टीचर्स को इस तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। हम सब जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, आप भी जानते होंगे कि एक वॉल्डॉर्फ सिस्टम भी है पढ़ाई का, जहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो शुरू के साल हैं, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चों के, उसमें खास करके बच्चों को ज़्यादातर प्रकृति के आसपास रखकर उनसे सिखाया जाता है, बिना किताबों के सिखाया जाता है। तो इनके ऊपर नीतियाँ बनना बहुत ज़रूरी है, पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। टीचर्स को भी शिक्षा, इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ब्रेक ले रहे हैं हम अभी, और ब्रेक के बाद बात होगी कुछ राजनीति की। आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या लगभग तय हो गया है, इसका ऐलान होने वाला है जल्द ही। और अब बात प्रदर्शन कर रहे किसानों की, जो कि दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, और वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हैं। किसानों के ऊपर वहां पर ये भी खबर आई कि ये तमाम जो लोग हैं जमा, उन पे आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। आगे जाने की कोशिश में हैं ये तमाम लोग, लेकिन ड्रोन से किसानों पर फिर वापस आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने नौजवान किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन वहाँ पे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे वहाँ की ताज़ा जानकारी लेने की। जब तक हम आपको वहाँ पर की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से टीयर गैस चलाई जा रही है, जिससे ये जो पूरी भीड़ यहाँ जमा है शंभू बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा की सीमा है, एक बॉर्डर है जो अंबाले के पास है, और वहाँ पर ये तमाम लोग पहले भी वहीं पे जमा थे, और कुछ दिनों पहले भी जब वहाँ पर बैरिकेड तोड़कर आगे आने की कोशिश हो रही थी तो आंसू गैस के गोले वहाँ चलाए गए थे। इस वक्त भी यहाँ पर फिर इस वक्त खबर आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। वहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि आंसू गैस जब चलाई गई है तो एक भगदड़ मची है, बल्कि जो किसान नेता हैं उन्होंने युवा किसानों को ये कहा है कि वो शांति बनाए रखें ताकि किसी तरह का यहाँ पे हंगामा और ज़्यादा बढ़े नहीं, पर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच तैयारी पूरी है दिल्ली कूच करने की। तो यहाँ की ताज़ा जानकारी जैसे हमें मिलेगी हम आप तक लाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों पे। उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ सहयोग होने वाला है और बात बनती भी नजर आ रही है। जो गठबंधन कल तक खतरे में दिख रहा था उसमें सहमति बन गई है। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन तय है। अखिलेश यादव बोले हैं कि अंत भला तो सब भला, और सूत्रों से खबर है कि प्रियंका गांधी ने बातचीत की पहल कर समझौते पर सहमति बनाई है। पहले राहुल गांधी से, फिर अखिलेश यादव से उन्होंने बात की, और इस बीच कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की अपनी जिद छोड़ दी है। सपा वाराणसी से अपना उम्मीदवार वापस ले सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश यादव की तरफ से दी गई 2 सीटों में बदलाव की मांग की है। कांग्रेस हाथरस की जगह सीतापुर की सीट चाहती है, जिस पर सपा सहमत है। बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले ले और कांग्रेस को श्रावस्ती दे दे। सपा ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस पर। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी की यात्रा का 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। उसी में से आप सब कुछ निकाल लो, ये कहना अखिलेश यादव का। लेकिन ये सवाल है कि आखिर यहाँ तक बात पहुंची कैसे, क्या हुआ? केशव प्रसाद मौर्य, जो अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी जिन्होंने छोड़ी और काफी नाराज हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है और इस गठबंधन से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी को तो 80 सीटें यहाँ मिलेंगी ही। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए, वो बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने,
और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 के 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। तो क्या रंग लाएगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर, और वहां पे रणवीर अभी एक संवाददाता सम्मेलन भी होनी है, शायद ये ऐलान भी होगा औपचारिक तौर पे। और अखिलेश जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव, अंत भला तो सब भला, तो ये अंत भला तक पहुंचने के रास्ते में क्या कुछ हुआ है समझौता? को क्या खबरें मिल रही हैं? सभी साथियों का चलिए, अभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर, जिसका इंतजार था कि ऐलान होना है, वो एक दिख रहा है कि यहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अभी। रणवीर हमारे साथ आप जुड़े हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरें कि ये संवाददाता सम्मेलन एक होने वाला है जिसमें ऐलान किया जाएगा। तो ये अंत भला तो सब भला जो कह रहे हैं अखिलेश, इस रास्ते तक पहुंचते पहुंचते किस किस तरह के समझौते हो पाए, कैसे बात बनी, क्या खबरें मिल रही हैं? राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहां मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों मौजूद है, मैं सुन सकते हैं? जी जी रणवीर, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, वहां संवाददाता सम्मेलन हो रहा है। ये जो सहयोग बना दोनों में आखिरकार, जिसका ऐलान अब होगा, किस तरह का समझौता हुआ है, क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 17 पर कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी। और इस वक्त औपचारिक घोषणा हो रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और राजेंद्र चौधरी, ये 4 नेता यहाँ आए हुए हैं और इसकी ऐलान औपचारिक तौर पर किया जा रहा है। आज दोपहर में ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि गठबंधन होगा, अंत भला तो सब भला, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से गतिरोध था वो गतिरोध दूर हो चुका है। दोनों दलों में कौन कौन सी सीटें होंगी, ये सभी सीटें जो है वो तय हो चुकी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें गांधी परिवार से प्रियंका और राहुल गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने अखिलेश यादव से बातचीत की और उसके बाद तय हुआ है कि 17 सीटें, जिसमें लिस्ट हमने देखिए आपको बताई है, 17 सीटें हैं, जिसमें देवरिया है, महाराजगंज है, इसके अलावा सहारनपुर है, अमरोहा है और तमाम जो कानपुर जैसी सीट है, बनारस है, ये सब सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। और समाजवादी पार्टी ने अब तक 62 में से 31 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 1
आजाद समाज पार्टी को दी जाएगी ताकि दलितों को भी संदेश दिया जा सके। इसी रणनीति के तहत संयुक्त प्रेस वार्ता जो है इस वक्त लखनऊ में चल रही है। और आज जिस तरह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंचे, उन्होंने जब साफ कर दिया कि गठबंधन होगा, उसके बाद तय हुआ कि शाम 5 बजे ये जो गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए, लेकिन किसी को भी पूरी जीत नहीं मिली, इसलिए अब तक सरकार नहीं बन पाई। अब सत्ता के लिए PMLN और PPP में डील तय हो गई है, यानी नवाज शरीफ की पार्टी और बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP सत्ता में शेयर लेगी। PPP और PMLN ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूर्व PM नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज के साथ समझौते पे पहुंची है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जिन्होंने PPP को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि PPP के समर्थन से हमारे पास सरकार बनाने भर के नंबर हैं और प्रधानमंत्री होंगे शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। PML नवाज को इस चुनाव में 75 सीटें मिली थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली थीं। सबसे ज़्यादा सीटें इमरान खान की पार्टी को मिली थी, लेकिन इन दो पार्टियों ने गठबंधन किया है और अब ये सरकार उम्मीद है कि बनेगी। उमा शंकर हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। उमा, वहाँ पर किस तरह से ये डील फाइनल हो पाई और शहबाज शरीफ को क्यों प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर नवाज शरीफ के नाम पे चुनाव हो रहा था और वो बहुत आगे था उनका नाम, तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद के लिए है? जी देखिए नगमा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस फॉर्मूले पे जो सरकार बनना है वो तय हुआ है। हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि जो प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का जो पद है वो PPP और PMLN के बीच जो है वो बंट रहा है और वही हुआ है। जो PMLN के नेता हैं शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होंगे और PML ने इस बात की सहमति दी है कि उनके लिए PML पार्टी के जो भी सांसद या जो विधायक हैं या जो सेनेटर हैं वो उनके लिए वोट करेंगे। तो संघीय स्तर पे तो ये तय हुआ है। उसके अलावा प्रांतीय स्तर पे भी बहुत ही एक बंटवारा है वो हुआ है, जिसमें कि पंजाब में CM का जो पद है वो PMLN के पास जाएगा, जबकि गवर्नरशिप जो वहाँ पे है वो PPP के पास जाएगी। KP में क्योंकि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के, उनकी सरकार बन रही है JOI के साथ मिलकर, तो वहाँ जो गवर्नरशिप है वो PPP को जाएगी। इसके अलावा सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो PPP का होगा और गवर्नरशिप जो है वहाँ MQM के पास जाएगी, जो कि कोलिशन की तीसरी बड़ी पार्टनर है, जो कि 17 सीट जीत कर आई है। बलूचिस्तान में PPP जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और वहाँ जो गवर्नरशिप है वो PMLN के पास जाएगी। तो ये चारों प्रांतों में और जो नेशनल असेंबली है उसमें ये समझौता हुआ है। नेशनल असेंबली में स्पीकर का जो ओहदा है वो PPP के पास जाएगा। जहाँ तक शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की बात है तो लगातार हम ये बात अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि क्योंकि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है और ऐसे में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी और नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो एक ऐसे कोलिशन का में प्रधानमंत्री बने जहां कभी भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। एक अहम बात यह भी है कि PPP अभी फिलहाल जो है वो कैबिनेट में कोई ओहदा लेने नहीं जा रही, वो बाहर से समर्थन करेगी PMLN सरकार का और किसी मुद्दे पर अगर उसने समर्थन वापस लिया तो फिर प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आ सकती है और नवाज शरीफ के लिए ये सही नहीं होगा। और ये भी एक देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले कुछ वक्तों में एक बार फिर से चुनाव हो सकता है और नवाज शरीफ का चेहरा क्योंकि तब तक बचा रहेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक संकट है पाकिस्तान के ऊपर वो किस हद तक ठीक होता है या ठीक नहीं होता है, तो ये सारा जो ठीक रहा है वो शहबाज शरीफ के चेहरे पर जाएगा। नवाज शरीफ का जो चेहरा है फिर भी बचा रहेगा। तो आगे आने वाले समय के लिए जो एक रणनीति बनाई है PMLN ने, उसके मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ जो हैं वो खुद प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, बल्कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। 29 तारीख जो है वो एक समय सीमा है। चुनाव नतीजों के बाद 21 दिन का समय होता है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, तो उसके बाद जो है 29 तारीख तक जो है ये तय हो जाएगा और सरकार के शपथ ग्रहण कर लेने की संभावना जताई जा रही है। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। ये डील तय हो गई है, सरकार अब जल्दी ही शपथ ग्रहण करेगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बनेंगे, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे कि ऐसी सरकार में जहां पर लगातार ये खतरा है कि कभी भी सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये गठबंधन हुआ है। PPP जो है वो बाहर से समर्थन दे रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नहीं रहे आकाशवाणी की वाणी रहे अमीन सयानी। एक नजर डालेंगे उनके सफर में।